डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद श्याम सर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस को हम सिंपली वे में इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, उसके लिए हमारे पास एक पैटर्न है, एक तरीका है, जिसे हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसे हम रामबाण फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जो कि होता है SVO का, यानी SVO के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एस आता है सब्जेक्ट के लिए, वी आता है वर्ब के लिए, ओ आता है ऑब्जेक्ट के लिए, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड ए फॉर एडवर्बियल्स, यानी कर्ता, क्रिया, कर्म, पूरक शब्द और क्रिया विशेषण जैसे शब्द। तो इस पैटर्न में हमको यूज करना आना चाहिए। अब इसमें अभी पिछले दो वीडियो में आप जान चुके हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। आज हम सबसे पहले जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बारे में और फिर एडवर्बियल के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्म। अब सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब से प्रभावित होने वाले पर्सन और थिंग, यानी व्यक्ति या वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब से प्रभावित होने वाले पर्सन और थिंग को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब को करेगा कौन? सब्जेक्ट। लेकिन वर्ब से प्रभावित कौन होगा? कोई व्यक्ति या वस्तु, और उसको हम उस सेंटेंस में किस नाम से जानेंगे? ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं, रीना सुबह सुबह चाय पीती है। तो अब इस वाक्य का हम विश्लेषण कर लेते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस में सबसे पहले हम उसकी आत्मा को देखेंगे, सोल ऑफ द सेंटेंस, जो कि होती है वर्ब। तो यहाँ पर पीने का एक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब। अब इस वर्ब को करने वाली है रीना, तो रीना क्या हो गई? सब्जेक्ट। अब पीने की क्रिया से कौन प्रभावित हो रहा है? एक वस्तु प्रभावित हो रही है, चाय। तो चाय प्रभावित हो रही है, चाय पर असर पड़ रहा है, चाय फिनिश हो रही है। तो चाय इस सेंटेंस में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और सुबह सुबह ये पीने की क्रिया जो हो रही है उसका समय बता रहा है, तो ये एडवर्बियल्स हो गया। इसको लिखेंगे इन द मॉर्निंग। अब आप देख रहे हैं हिंदी में जो सेंटेंस है उसका पैटर्न है SAOV, लेकिन हम जब इंग्लिश में इसे बनाएंगे तो हम इसे SVOCA के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, इस वर्ब से प्रभावित हो रहा है, और ये क्या है? एक थिंग है, वस्तु है। और जो वस्तु होती है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होने वाली, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आप सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमने लिखा रीना। अब सब्जेक्ट टेंस और वॉइस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जिस क्रिया के अंत में ता है ती जुड़ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अब यहाँ वर्ब हम यूज करेंगे टेक। टेक में लगाएंगे एस। आप ये नहीं कि भाई टेक की जगह हम ड्रिंक यूज नहीं कर सकते, जो कि पीना ड्रिंक होता है, लेकिन प्राय ऐसे तरल पेय पदार्थ जो पानी के अलावा होते हैं उनको जनरली हम टेक की सहायता से यूज करते हैं। मिल्क के लिए भी हम टेक यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक और टेक दोनों कॉमन है। लेकिन चाय पीने के संदर्भ में टेक का ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए जो टेक्स है उसको ज्यादा करेक्ट मान लिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रीना टेक्स के बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है, फिर है आपका कंप्लीमेंट और एडवर्बियल। तो कंप्लीमेंट इसमें है नहीं, ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हम क्या लिखेंगे अब? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या है? एडवर्बियल। टी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये पार्ट आपका जो है वो है वर्ब।
और रीना इस एक्शन को करने का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। अब एस वी ओ सी है ही नहीं तो हम कैसे यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पता चल गया कि वर्ब से प्रभावित होने वाले पर्सन या थिंग को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब से प्रभावित होने वाले पर्सन और थिंग को क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी डेफिनेशन या एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं, या साथ साथ आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं। अपनी डायरी है, नोटबुक है, उसमें नोट करते जाएं। अब ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज का प्रयुक्त होता है। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाला जो वर्ड है वो या तो कोई नाउन होगा, या कोई प्रोनाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगा, या नाउन क्लोज होगा। अब हम जानते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज किस तरीके से आ रहे हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मीरा प्रतिदिन एक सेब खाती है। मीरा सब्जेक्ट हो गया, खाती है वर्ब है। अब क्या खा रही है, एक सेब, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ टू वर्ड्स आए हैं तो ये एक फ्रेज हो गया है। प्रतिदिन ये एडवर्बियल हो गया है। अब इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं, SVOCA। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीरा। अब यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, वही ताहती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में क्या लगा देंगे, एस और ईयर। मीरा ईट्स एन एप्पल। एन एप्पल क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, और ये नाउन फ्रेज है। मीरा ईट्स, मीरा सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब बचा क्या है, एडवर्बियल्स। एवरी डे एडवर्बियल है। वेद ने रमेश को कल एक पेन दिया। अब यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, देने की, दिया, ये वर्ब हो गया। अब देने का कार्य किसने किया, वेद ने, कर्ता ने, सब्जेक्ट हो गया। अब दिया किसको, रमेश को, ऑब्जेक्ट। क्या दिया, जो पहले वेद के पास था अब कहां पहुंच गया, रमेश के पास। तो एक पेन दिया, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी देने की क्रिया, यानी क्रिया से प्रभावित जो हो रहा है वो कौन है, ऑब्जेक्ट। अब क्रिया से जो प्रभावित होगा वो या तो कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगा। तो ये आपका थिंग है, ये आपका पर्सन है। तो यहाँ दो तरह के ऑब्जेक्ट मिले हैं। हम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट में जानेंगे। तो जैसे कोई व्यक्ति सूचक होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो कोई वस्तु सूचक होता है, थिंग डिनोटिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बचा है कल, ये इस देने की क्रिया का समय। तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल्स। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
तो वही आपका पैटर्न, आपका ध्यान रखें SVOC, ये पैटर्न आपको यूज करना ही करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे वेद, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से देने का काम हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, गिव, गैव, गिवन। तो क्या आएगा यहाँ पर, गैव, वेद, गैव। सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास दो थिंग डिनोटिंग ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पर्सन डिनोटिंग ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले हम जनरली पर्सन डिनोटिंग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद थिंग डिनोटिंग ऑब्जेक्ट को, यानी पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंग्लिश में लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपकी जनरल थ्योरी है, जनरल प्रिंसिपल है, ये आपको फॉलो करना है। वेद गेव रमेश ए पेन। अब बचा क्या है, कल। तो अब लिख देंगे हम यस्टरडे। तो रमेश आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे आपका क्या है, एडवर्ब। अब इस सेंटेंस को दोबारा मैं लिख सकता हूं, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए क्या चेंज आता है, अब देखना। वेद गिव रमेश। अब मैं रमेश नहीं लिख रहा, अब मैंने पहले दूसरा ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, ए पेन। तो अब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब लेकर जाऊंगा तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी इसके पहले मैं टू या फोर का यूज करूंगा। अब टू को के अर्थ में और के लिए के अर्थ में हम फोर का यूज करेंगे, तो यहां आ गया टू रमेश। बाकी जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यस्टरडे। अब यहां ये टू है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद भी क्या है, एक नाउन वर्ड आया है, नेम ऑफ ए पर्सन। अब ये नाउन इस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे नाउन, प्रोनाउन, पर्सन और थिंग जो किसी प्रीपोजिशन के बाद आते हैं तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर आप नाउन या प्रोनाउन यूज करना चाहें तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ये वेद आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के कारण ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, थिंग डिनोटिंग, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जो अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। और यस्टरडे क्या है आपका, एडवर्ब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, या ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाले जो वर्ड हैं वो या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होते हैं। अब जैसे यहाँ ए पेन है, ये नाउन है, नाउन फ्रेज है। रमेश नाउन वर्ड है। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस के रूप में भी जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, उनको भी देखते हैं। आप एग्जांपल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। मैं इस समय आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं या सिखा रहा हूं। ये आपकी क्या है, वर्ब। अब यहां पर हम इस वर्ब को देखते हैं कि ये वर्ब कौन से टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। अब इस वर्ब को करने वाला कौन है, मैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है उसका असर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, एक लैंग्वेज पर पड़ रहा है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप अंग्रेजी जब पढ़ रहे हैं मेरे से तो आप बेनिफिटेड यानी लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपकी अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, सुधार आ रहा है। तो ये भी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अब इस समय ये टाइम ऑफ एक्शन, तो ये क्या है आपका, एडवर्बियल है।
तो मैं इस समय आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। अब दो ऑब्जेक्ट ये थिंग डिनोटिंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप क्या है, पर्सन्स हैं, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। दूसरी बात है कि भाई जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो अब यूज होने वाला है वर्ड्स, तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, क्या आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एच एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। तो यहाँ आई के साथ आप जानते हैं किसका यूज होगा, एम का, और फिर वर्ब जो है यानी पढ़ाना सिखाना, टीच, तो टीच में हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, आई एम टीचिंग। अब टीचिंग के बाद अभी मैंने बताया आपको कि पहले पर्सन डिनोटिंग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर थिंग डिनोटिंग ऑब्जेक्ट को, यानी पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर आपको के लिए क्या आएगा, यू। अब यू आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद आप लिख रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है आपका, नाउन है। और ये दोनों ही क्या है, आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये ध्यान रखना है। अब बचा क्या है, इस समय, एट प्रेजेंट, या हम इसकी जगह नाउ का भी यूज कर सकते हैं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। अब यहां आपको देख ही लिया आपने कि सब्जेक्ट, फिर हमने इसका वर्ब का यूज किया है। ये वर्ब फ्रेज भी कहा जा सकता है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये दोनों क्या है, आपके ऑब्जेक्ट। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नाउ आपका क्या है, एडवर्बियस। तो एस वी ओ सी ए, सी है ही नहीं, कंप्लीमेंट है ही नहीं। और देखते हैं हम, उसने मुझे एक सुंदर फूल भेंट किया। उसने मुझे एक सुंदर फूल भेंट किया। अब सबसे पहले हम सेंटेंस की आत्मा देखते हैं। भेंट किया क्या है, वर्ब। अब इसको किया किसने, उसने, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब भेंट किया, क्या भेंट किया, जो पहले इसके पास था और फिर किसके पास पहुंच गया, मेरे पास। तो मुझ पर एक क्रिया हुई, क्रिया का प्रभाव पड़ा, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दिया है क्या, एक सुंदर फूल। तीन वर्ड्स आए हैं यहाँ पर, थ्री वर्ड्स, तो इनका मिलकर के एक फ्रेज बन गया। तो ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो मेन वर्ड है वो है फूल, यानी पुष्प, फ्लावर। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये पर्सन डिनोटिंग है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब भेंट किया, ये आपका वर्ब है। तो इसमें तीन ही एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके दोनों हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं बात कर रहा था भाई काइंड्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जनरली दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाएगा तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वही पैटर्न यूज करना है। उसने मुझे एक सुंदर फूल भेंट किया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर देने वाला लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेकिन अगर वो मेल है तो उसके लिए आप ही का यूज करेंगे, अगर ये फीमेल है तो हम शी का यूज करेंगे, तो ही और शी। अब यहाँ भेंट किया, भेंट करने का काम हो गया, यानी पास्ट डेफिनेट टेंस है। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गिफ्टेड, प्रेजेंटेड, ही और शी गिफ्टेड। अब गिफ्टेड क्या है आपका वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था वही, पहले आप पर्सन डिनोटिंग, यानी कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डायरेक्ट, तो लिख दीजिए आप। या मुझे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मी। अब मी क्या है आपका, प्रोनाउन है, और आपका ये क्या है सेंटेंस में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मी के बाद में लिखेंगे आप एक नाउन फ्रेज लिखेंगे, क्योंकि एक सुंदर फूल, तीन वर्ड्स मिलकर आए, ए ब्यूटीफुल
फ्लावर। ये पूरा आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। और ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसको दोबारा से लिखना चाहें तो हमें जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ही और शी गिफ्टेड ए ब्यूटीफुल फ्लावर टू मी। ये ध्यान रखना है आपको जैसे टू के बाद आप आई नहीं लिख सकते, आप टू के बाद मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन या प्रोनाउन आएगा प्रीपोजिशन के बाद, ये ध्यान रखना। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखें। और ए ब्यूटीफुल फ्लावर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आपका सब्जेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी हम वर्ब को देखेंगे और वर्ब से वर्ब का जो अफेक्ट, वर्ब का जो इफेक्ट है यानी असर है वो किस पर पड़ रहा है, तो जिस पर्सन और थिंग पर पड़ता है वही उस सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके या देखते देखते भी आप इनको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट जनरली तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली आपके क्या रहेगा, थिंक। क्या रहेगा, थिंक। जैसे अभी आपके अब जैसे पेन है। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए क्या रहेगा, पर्सन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जनरली होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। और ये रहेंगे आपके लिविंग थिंग्स। थर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये किसके बाद आएगा, इट कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम वर्ड से पूछ करके आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट। या तो हमको समझ में आ गया कि थिंग डिनोटिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन डिनोटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है। अब आप जब वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करें आप, अब वर्ब से आप क्वेश्चन करें नंबर 1 पर व्हाट यानी क्या, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। और अगर आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं whom, किसे, किसको, किसके लिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं
रिया रिया ने अपनी मां के लिए एक साड़ी खरीदी। अब यहां पर कौन सी क्रिया हुई? खरीदी। ये वर्ब है। खरीदने का काम हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किसने खरीदी? रिया ने। रिया इस काम को कर रही तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब रिया ने खरीदा क्या? क्या खरीदा? वॉट डिड रिया बाई? रिया ने क्या खरीदा? रिया ने खरीदा एक साड़ी। एक साड़ी खरीदी तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, किसको बतला रहा है? व्हाट के आंसर को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? आपका थिंग आता है। तो ये थिंग है, नाउन फ्रेज है। स्पष्ट हो गया। अब यहां पर आया है, किसके लिए खरीदी? अपनी मां के लिए। तो ये भी पूरा क्या है? आपके ऑब्जेक्ट के लिए है। अब यहां पर के लिए जो वर्ड आया है वो प्रीपोजिशन के लिए आएगा। तो अब यहां पर ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट रिया। अब यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिया है हमने। अब वर्ब का नंबर है। वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो वाई का सेकंड फॉर्म आएगा बॉट। रिया बॉट। रिया बॉट ए साड़ी फॉर हर मदर। अब यहां हर मदर क्या है? नाउन फ्रेज है। और इससे पहले क्या आ रहा है? फॉर प्रीपोजिशन आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि हर मदर जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रीपोजिशन के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सारी आपका वस्तु है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके और आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न को यूज करके हम सिंपली वे में क्या कर सकते हैं? सिंपल वे से सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ऑब्जेक्ट के बारे में ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।